सावित्री जी कमरे में बैठकर खाना खा रही थी और उनकी बहू सोफे में बैठकर फ़ोन पर सोशल मीडिया चला रही थी। सावित्री जी ने बहू से कहा, बेटी, यह चने की सब्जी मैं नहीं खा सकती। तुम्हें तो पता है ना, डॉक्टर ने मुझे चने खाने से मना किया है क्योंकि चने बहुत भारी होते हैं और मुझे हजम भी नहीं होते। इनसे मुझे गैस बनती है। मेरे लिए तो लौकी या तोरई बना दिया कर। सावित्री जी का इतना कहना था कि बहू गुस्से से उठी और सावित्री जी के आगे से खाने की थाली उठाकर सिंक में पटक आई और बोली, मैं यहाँ किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ जो किस्म किस्म की सब्जियाँ बनाती रहूँ। सावित्री जी बोली, बहू, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस यही कह रही थी कि चने की सब्जी मुझसे खाई नहीं जाती। अभी तुम इस बात को समझती नहीं हो। सावित्री जी का इतना कहना था कि उनकी बहू अमिता गुस्से से आग बबूला हो गई और सामने पड़ी चप्पल सावित्री जी की तरफ फेंक देती है। सावित्री जी अपना सर झुका लेती हैं। चप्पल पीछे दीवार से जा टकराती है और वह बाल बाल बच जाती है, लेकिन यह हृदय विदारक घटना उनको अंदर तक हिलाकर रख देती है। सावित्री जी वहीं दीवार के सहारे बैठी रह जाती हैं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। बहू की इस हरकत की वजह से वह बहुत सहम गई थी। उस दिन वह पूरे दिन कमरे से भी नहीं निकली और शाम को अपने बिस्तर पर जाकर बिना कुछ खाए ही सो जाती हैं। उनकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, यही सोच सोचकर कि उनकी बहू ने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जिसकी उन्होंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी। अभी तो पति को गुजरे 5 महीने भी नहीं हुए हैं। मैं तो अपने पति के जाने के दुख से उबर भी नहीं पाई थी और आज ही मेरी बहू ने मेरा इतना घोर अपमान कर दिया। मुझे चप्पल उठाकर दे मारी और वह यह बात सोचकर बार बार रोई जा रही थी। उनके मन में तूफानों की आंधी चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी धरती फट जाए और वह उसी में समा जाए। उनको इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही थी कि अगर इतना बड़ा दुख अगर किसी पहाड़ को भी हो जाता तो वह भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता। यही दिन देखना बाकी रह गया था। बेटा भी अपनी पत्नी के कहने पर चलता था। उसे जब इस हरकत के बारे में पता चला तो उसने भी अपनी पत्नी की इस हरकत पर कुछ नहीं कहा, उल्टा माँ को ही सुना दिया कि आपने ही कुछ कहा होगा। सावित्री जी अपने पति को याद करके रोई जा रही थी और मन ही मन कह रही थी कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, अपने साथ मुझे भी क्यों नहीं लेकर गए, या फिर तुम्हारे बदले मैं ही चली जाती। कम से कम यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। सावित्री जी पुराने दिनों को याद करती हैं कि जब वह इस घर में शादी करके आई थी तब क्या था इस घर में। बस एक छोटा सा मकान था, वह भी एक कमरे वाला। बाकी जगह खाली पड़ी हुई थी, कच्चे आंगन की, और उसमें गाय भैंसें बंधी रहती थी। मेरे परिवार में चार चार नंदे व सास ससुर थे। मेरा एक संयुक्त परिवार था। मेरी सास तो बहुत तेज तर्रार थी। एक पैर पर पूरा दिन खड़ा रखती थी। यह काम कर दे, वह काम कर दे, पूरा दिन काम करवाती थी। एक काम खत्म करो तो दूसरा बता देती थी। माँ जी के सामने तो कभी मेरी बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। मुझे अपनी सासू माँ से बहुत डर लगता था। अगर कोई काम बिगड़ जाता था तो ऐसा लगता था कि अब क्या होगा, तो बहुत घबराहट होती थी। पूरे घर का काम अंदर से लेकर बाहर तक मैं ही करती थी। गाय भैंसों का चारा डालना, पानी पिलाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, इतने सारे लोगों का खाना बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना, सब कुछ अकेले ही करती थी। मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। इन सब की परवरिश मैंने बहुत अच्छे से की थी। सारा दिन काम करती थी, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। मेरे पति नारायण सिंह भी गांव में दूध की डेयरी का काम करते थे। धीरे धीरे उनका काम अच्छे से चलने लगा और थोड़े बहुत पैसे बचने लगे। घर का खर्चा, खाने पीने का खर्चा सावित्री जी गाय भैंस का दूध बेचकर निकाल लेती थी और नारायण सिंह की आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक हो गई थी। गांव में उनका अच्छा रुतबा था, सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। धीरे धीरे नारायण सिंह की जब आर्थिक स्थिति सही हुई
तो उन्होंने गांव में 2 मकान और खरीद लिए, क्योंकि उनके 2 बेटे थे। तो इस हिसाब से उन्होंने अपने घर भी बड़े बनवा लिए थे। नारायण सिंह ने बहुत मेहनत की और एक-एक पैसा बचा करके 20 बीघा ज़मीन और एक अमरूद का बागान खरीद लिया था। घर में भी उनका बहुत रौब था और गांव में भी उनकी बहुत चलती थी। कोई उनके सामने कुछ नहीं बोल सकता था। जो नारायण सिंह जी ने कह दिया वही होता था। ऊपर से सख्त स्वभाव के थे, लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल थे। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने दोनों बेटों और बेटी की शादी कर दी। बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी और शादी के बाद दोनों बेटे बहू भी उनका खूब कहा मानते थे और सावित्री जी की अच्छे से देखभाल हो रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से अमरूद के बागान में टहलते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा, तो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके जाते ही घर की सारी रौनक चली गई। नारायण सिंह के जाते ही बच्चे मनमानी करने लगे। बहुएं घर में अपनी मर्जी चलाने लगी। अब वह सावित्री जी का कहना नहीं मानती थी और आज तो हद हो गई थी। आज जरा सब्जी के बारे में क्या बोल दिया कि बहू ने चप्पल उठाकर दे मारी। मैंने क्या नहीं किया इस घर को सजाने संवारने के लिए, और आज मेरे ही घर में मेरा इतना बड़ा अपमान हो रहा है। यह दर्द और तकलीफ अब मुझसे और सहन नहीं हो रही है। पूरी रात सावित्री जी बातें याद कर करके रोती रही। रोते रोते उनकी आंखें सूज गई। रात से सुबह और सुबह से शाम हो गई, पर एक भी बेटा बहू ने उनसे उनसे मिलने नहीं आए। ना ही उनसे कुछ पूछा कि माँ जी आप कमरे से क्यों नहीं निकली, आपको क्या तकलीफ़ है। फिर वह थोड़ी देर में उठी, अपने आंसू साफ किए और अलमारी में से एक बैग निकाला। उस बैग में उन्होंने अपनी 2-3 साड़ियाँ, अपनी ज़मीन, घर और बागान के कागजात रख लिए। घर में जो उनके पास रुपया पैसा और जेवर था वह भी रख लिया और अपने बैग को लेकर घर से निकल पड़ी। जब वह अपने बैग को लेकर जा रही थी तो किसी ने भी उनसे यह पूछने की कोशिश नहीं की कि माँ जी आप कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। सावित्री जी घर से सामान लेकर निकल तो चुकी थी, परंतु उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, क्योंकि इस तरह से जेवर रुपये पैसे और जायदाद के कागज़ लेकर कभी इस तरह घर से नहीं गई हैं। कभी मायके भी इस तरह से नहीं गई हैं। 1 या 2 दिन के लिए मायके जाती थी और लौट आती थी, क्योंकि ससुराल में इतनी जिम्मेदारियां थी, इसलिए वह असमंजस में थी, किंतु जाना तो था ही। बहुत हिम्मत करके उन्होंने मायके में कदम रखा और सामने बरामदे में ही कुर्सी पर उनके बड़े भाई बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। सावित्री जी को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, अरे तुम इधर कैसे। सावित्री जी मन में सोच रही थी, जब मायके जाऊंगी तो यह प्रश्न मेरे से जरूर पूछे जाएंगे कि ऐसे अचानक कैसे आ गई बिना बताए। अरे सावित्री तुम इधर कैसे, सब ठीक ठाक तो है, सब कुशल मंगल है, कोई समस्या तो नहीं है, घर पर बेटे बहू सब ठीक हैं। तभी उनकी भाभी अंदर से आती है और सावित्री जी को देखकर खुश हो जाती है। अरे दीदी बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। और भाभी अपनी बहू से कहती है, बुआ के लिए चाय बना कर लाओ। आप अंदर आओ ना दीदी, बाहर ही क्यों खड़ी हो। सावित्री जी अपना सामान एक तरफ रख देती है और उधर ही दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। सावित्री जी को भाई की बहू ने उन्हें चाय बना कर के पिलाई। फिर रात में खाना बनाया। मायके आने के बाद भी सावित्री जी के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। सावित्री जी के भाई ने फिर पूछा, क्या बात है सावित्री, कोई बात है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। मैंने तुम्हें कभी इस तरह से आते नहीं देखा है। तुम बिना बताए अचानक से ऐसे आ जाओ, और वह भी इतना बड़ा बैग लेकर के। सब कुशल मंगल तो है ना। कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो।
नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि नारायण जी के जाने के बाद मैंने अपने आप को किस तरह से संभाला है। उनके रहते घर में रौनक थी, पर अब वह घर से चले गए हैं तो घर में उदासी होती है। इसलिए सोचा कि कुछ दिनों के लिए मायके हो आऊं। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई हूँ, शांति से रहने के लिए। थोड़ा मन भी लग जाएगा और मन हल्का भी हो जाएगा। दुखी मन से उन्होंने कहा, हाँ सावित्री, यह तूने बहुत अच्छा किया। यह तेरा ही घर है, तेरा ही मायका है। तू जब तक चाहे उतने दिन रहना। तभी उनकी भाभी आ जाती हैं और सावित्री जी के मनपसंद का खाना बनाया होता है। सब भोजन करते हैं। फिर वह अपना सामान लेकर के कमरे में चली जाती है। सामान को अलमारी में संभाल कर पलंग पर बैठ जाती है और लेट जाती है। नींद तो कोसों दूर थी। लेटकर गहरी सोच में डूब जाती है और बार बार सावित्री जी को अपनी बहू की कही वही बात याद आ रही थी। उस दृश्य को याद करते ही वह सिहर जाती हैं। भूलकर भी उसको भूल नहीं पा रही थी, लेकिन किसी से उस बात को वह कह भी नहीं पा रही थी। इसी बात को लेकर सावित्री जी अंदर ही अंदर घुटी जा रही थी। उनकी आंखों से बराबर आंसू बहे जा रहे थे। दूसरे दिन सुबह सावित्री जी के जागने से पहले ही भाभी की बहू ने नाश्ता बनाकर रख लिया था। सबने नाश्ता किया, लेकिन सावित्री जी का मन कहाँ लगने वाला था। उनकी आंखें टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देख रही थी कि उनको उनके दोनों बेटे या बहू में से कोई उनको लेने आएगा। लेकिन सुबह से शाम हो गई, किसी बेटे बहू ने उनकी खबर तक नहीं ली। रात में यही सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह जाकर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी मिलने आई थी अपने बच्चों के साथ। सावित्री जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बच्चे उनके गले लगे। बेटी के दोनों ही बच्चे अपनी नानी से बहुत प्यार करते थे और सावित्री जी के आगे पीछे घूमते रहते थे। उनकी हर बात सुनते थे। बच्चों के साथ मिलकर के सावित्री जी अपना सारा दुख दर्द भूल गई। उनकी बेटी भी अपनी माँ पर जान छिड़कती थी, बहुत प्यार करती थी अपनी माँ से। जब से उसे पता लगा कि उसकी माँ मामा के घर आई हैं, तो वह भी अपने बच्चों को लेकर माँ से मिलने आ गई। 3 दिन बेटी और बच्चे रुके। सावित्री जी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनके जाते ही उनके चेहरे पर फिर से मायूसी छा गई। फिर सोचने लगी कि मेरी बेटे और बहू में से कोई मुझे अब तक लेने क्यों नहीं आया। क्या किसी को याद भी नहीं आई कि मैं घर पर हूँ या नहीं? क्या किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है? यह सब प्रश्न उनके मन में बराबर चलते जा रहे थे। इंतज़ार करते करते मायके में 10 दिन बीत गए, पर उन्होंने ले पर उन्हें लेने कोई नहीं आया। दूसरी तरफ सावित्री जी के घर में तो यह हाल था कि वह यह सोच रहे थे कि अच्छा हुआ बुढ़िया गई पला टली। कुछ ना कुछ काम बताती रहती थी। अच्छा है अपने मायके चली गई। और रही बात जमीन जायदाद की, तो बुढ़िया लेकर जाएगी कहाँ? देगी तो अपने ही बच्चों को। सावित्री जी को अपने भाई के घर में रहते हुए 15 से 20 दिन बीत चुके थे। उनके भाई साहब को भी चिंता होने लगी थी। सावित्री जी के भाई बहुत ही समझदार, दयालु और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे और उनकी पत्नी भी बहुत संस्कारी थी। दोनों यह चिंता दोनों को यह चिंता खाने लगी कि दीदी इस तरह से कैसे आई और अब तक उनको कोई लेने क्यों नहीं आया। उनके घर में सब ठीक तो है। भाई ने सावित्री जी के घर पर फ़ोन किया। उधर से उनकी बहू ने फ़ोन उठाया। वह बोली कि बुढ़िया खुद ही घर छोड़कर गई है, उसको किसी ने नहीं कहा था, तो जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाए। हम तो उसको लेने नहीं आएंगे। हमने नहीं कहा था उसको घर से जाने के लिए। अब इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहे। हम जिस तरह से खाना पीना देते हैं उसे उस तरह खाना होगा। अब इस घर में उनकी नहीं चलेगी। बहू की इस तरह की बातें सुनकर भाई साहब भी सन्न रह गए।
उन्होंने सावित्री जी को समझाया कि अगर घर से कोई लेने नहीं आया तो कोई बात नहीं, वह तुम्हारा घर है, तुम खुद ही चली जाओ। वह सब तुम्हारे ही तो बच्चे हैं, तुम्हारी अपनी औलाद है। तुम जाओ, अपना घर संभालो। सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, भाई साहब, मैंने आपको अपनी सारी बात नहीं बताई, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जाता है। अब मैं अपना दुख आपके सामने रख ही देती हूँ। सावित्री जी उस दिन बहू के सारे दुर्व्यवहार को बता देती हैं, तो भाई भी उनकी बात सुन कर के हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन को सांत्वना देते हैं और चुप कराते हैं। सावित्री जी कहती हैं, मैंने तो सोचा था कि मेरे बेटे बहू में से मुझे कोई लेने आएगा। बहू तो बहू, मेरे बेटे भी मुझे लेने नहीं आए। लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह लोग इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे। किसी ने आकर के मेरी सुध भी नहीं ली, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। और यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सावित्री जी कहती हैं, जो पीड़ा मैंने अपने बच्चों के जन्म के समय भी नहीं सही थी, वह पीड़ा मुझे आज अपने बच्चों के व्यवहार से हो रही है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, तुम ही बताओ, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। सुबह उठ कर के सावित्री जी एक निर्णय लेती हैं, वकील को फ़ोन करती हैं और एक वसीयत तैयार करवाती हैं। और वसीयत तैयार करवा करके पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने घर वापस लौट जाती हैं। जैसे ही घर पहुंचती हैं तो उनके बहू और बेटे देखकर भी कुछ नहीं कहते हैं। वह सबको अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। अब तुम लोग ऐसा करो, मेरे इस घर को महीने भर में खाली कर दो, क्योंकि मैं इस घर को बेच रही हूँ। इसके पैसों से मैं शहर में एक छोटा सा मकान खरीद लूँगी और उधर काम वाली रखूँगी, उसी से काम करवा लूँगी। अब मुझे बहुओं की सेवा की ज़रूरत नहीं है। और रही बात ज़मीन की और अमरूद के बागान की, तो वह मेरे हैं और जब तक मैं ज़िंदा हूँ उसकी एक फूटी कौड़ी भी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। तुम लोगों को जो करना है करो, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, करो। अपना पैसा खुद कमाओ और खुद खर्च करो। और मेरी जो प्रॉपर्टी है मेरे पति की है, जो ज़मीन जायदाद है वह मेरे मरने के बाद ही तुम्हें मिलेगी। उससे पहले तुम लोगों को मैं कुछ भी नहीं दूंगी। उनकी बातें सुनकर के दोनों बेटे बहू हक्के बक्के से खड़े रह जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वह सब एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं और फिर माँ जी को मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सावित्री जी ने कठोर निर्णय लिया था कि अब वह बहू बेटे के साथ नहीं रहेंगी। उन्हें बहू के हाथ का खाना नहीं चाहिए। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने हाथ से बना लूँ या अपने लिए एक काम करने वाली रख लूँ, जो मेरी मदद करेगी और मेरे से अच्छा बर्ताव भी करेगी। कम से कम अपमान तो नहीं सहना पड़ेगा। सावित्री जी अपनी बेटी के शहर में एक छोटा सा घर ले लेती हैं और वह अपने बेटे बहू से कहती हैं कि मेरे घर में मेरे नाती पोतों को आने का पूरा हक है, पर मेरे घर में बेटे और बहू ना आए। तो दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में कठोर फैसले भी लेने पड़ते हैं। हमारी बुजुर्गों से हाथ जोड़कर विनती है, भावनाओं में बहकर कभी इतना बड़ा कदम ना उठाएं। हमेशा अपने लिए कुछ बचा कर रखें। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और साथ में शेयर भी कर देना। धन्यवाद।